हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट कमेंटेड डिमांडेड वीडियो क्लास 11th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, जिसे आप हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं। तो इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 फरवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 18 फरवरी 2026 को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका हिंदी का जो फाइनल एग्जाम है ये होने वाला है। और आपके 17 तारीख और 18 तारीख के पेपर के लिए हम लोग अपना सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है ना, विद सॉल्यूशन, इसी को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसके पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है। अब जो हमारी ये आज की वीडियो है ये इसी के पार्ट 2 की रहने वाली है, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारी पार्ट 2 की वीडियो है ना, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे पहले वो देख लो। इस पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हम लोग अपने इस पेपर का जो खंड नंबर गा है, खंड नंबर गा यानी कि अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1, ठीक है, बुक नंबर 1 बुक नंबर 2, आपकी ये जो दोनों ही बुक्स हैं, ठीक है, इन दोनों ही बुक्स के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसके आपके फाइनल के एग्जाम में डिट्टो भी रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, रिपीटेड हैं और हर साल जो पेपर में आते हैं वैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक जरूरी सूचना आपको मैं फिर से बता दूं, हम आपके हिंदी के लिए कम से कम 10 सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे सैंपल पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, तो जाके जरूर से देख लेना, कोई वीडियो अगर मिस हो जाती है तो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा और बच्चों तक पहुंचेगी। आप चाहें तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने पेपर 1 के पार्ट 2 की वीडियो को। तैयार हो बच्चों? जल्दी बोलो, आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का और इस पेपर का आखिरी खंड है, खंड नंबर का पाठ्य पुस्तक अंतरा और अंतराल पर आधारित आपका ये खंड रहने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो 8वां रहेगा, इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित पठित पद्यांश, पद्यांश का मतलब हो गया कि आपने जो कविताएं पढ़ी हैं, जिसे हम काव्यांश भी कह सकते हैं, ठीक है, इससे संबंधित आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपको उसको चुनकर आंसर देना है। 5 MCQs होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कविता दी गई है, ये कविता का नाम है आपका जाग तुझको दूर जाना, ठीक है, ये आपका कविता का नाम है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, याद लय के आंसू में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाथ पश पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन संजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। सांसारिक मोह बंधन की बात की जा रही है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तूने अपनी चाह को अपने लिए है कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, ठीक है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है ना MCQ वाले, इनको बड़े ध्यान से समझो। पहला MCQ का क्वेश्चन है बच्चों, जाग तुझको दूर जाना, ये एक तरह का गीत है, तो ये किससे संबंधित है बच्चों? तो इस गीत में, जाग तुझको दूर जाना में, जीवन संघर्ष के पथ पर अग्रसर पथिक को दर्शाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जीवन में जो व्यक्ति संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ रहा है उसको यहां पे बताया गया है। इसके अलावा आराध्य की प्राप्ति के लिए व्यग्र भक्त को यहां पे दर्शाया गया, यानी कि जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति जो भी व्यक्ति एकदम बिना किसी मोह माया के, बिना किसी बंधन के अपने उससे पाने के लिए एकदम आगे बढ़ता रहता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त को यहां पे बताया गया है।
तो क्या होगा बच्चों, का वाला और खा वाला दोनों बातें हमारी सही हैं। ठीक है, अब एक चीज को और गौर से सुनो, जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें आपके 4 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे इस कविता के। देखो क्या कहा गया है, काव्यांश के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहला कथन क्या कहता है कि कवित्री ने मोम के बंधन सभी बंधनों को कहा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ी थी ना ये लाइन कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन संजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के परंगीले। तो ये जो मोम के बंधन है ये क्या है, ये जितने भी सांसारिक संबंध है उसको बताया गया है। ठीक है, मोम के बंधन संजीले, इसका क्या आशय है, जो भी सांसारिक आकर्षण है, फिर चाहे वो स्त्री पुरुष, फिर चाहे वो किसी प्रकार का धन संपत्ति घर खाना व्हाटएवर, जो भी हो सांसारिक आकर्षण, उसे बताया गया। कवित्री इस कविता में युवाओं को संबोधित कर रही है। तो पूछा जा सकता है किसे संबोधित किया जा रहा है, युवाओं को, यूथ को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। अंगार शैया से कवित्री का आशय जीवन ही चुनौतियों से, ऐसा कहा गया। ठीक है, अभी अभी हमने एक यहाँ पे लाइन पढ़ी है, ये देखो, अंगार शैया, एक सेकेंड, अच्छा ये आपकी कविता में है दरअसल। तो अंगार शैया जो है ना, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो जीवन है वो चुनौतियों से भरा हुआ है। तो सारी बातें कैसी हैं, बिल्कुल सही। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक, अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जाग तुझको दूर जाना कविता किस आंदोलन से प्रेरित है। तो ये कविता बच्चों किस आंदोलन से प्रेरित है, फटाफट से सोचिए क्या आंसर होगा इसका। क्या आपके पूरे हिंदी में कहीं पे भी चिपको आंदोलन का वर्णन आया है, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, ये तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी नहीं है ना। तो किसका है बच्चों, स्वाधीनता आंदोलन, है ना, किसकी, स्वाधीनता आंदोलन की। चौथा क्वेश्चन, कवित्री महादेवी जी ने आगे बढ़ने में किन किन रुकावटों को बताया गया है, यानी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या फिर स्वाधीनता आंदोलन में आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन सी रुकावटें आती हैं आपके सामने। पहली रुकावट आती है हिमालय का कंपन, फिर घोर अंधकार और आकाश का प्रलय, सब कुछ आता है। ठीक है, सारी की सारी रुकावटें आती हैं, मतलब कि उपरोक्त सभी हमारा सही है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो हमारा ये 5वां प्रश्न है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके शब्दार्थ होते हैं ना, ठीक है, शब्दार्थ उससे लिया गया है। तो बड़े ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहली ही लाइन में हमने व्यस्त बाना पढ़ा। व्यस्त बाना का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिखरा या फिर अस्त व्यस्त होना। अब कारा वर्ड हमने पढ़ा, कारा का मतलब क्या होता है, बंधन होना किसी प्रकार का या फिर किसी प्रकार की कैद में होना। सजग का काम, सजग मतलब क्या होता है, सावधान। उनीदी का मतलब होता है नींद से भरी हुई। ठीक है, तो व्यस्तवाना, कारा, सजग, उनीदी, सबके शब्दार्थ सही हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक का भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो बड़े ध्यान से इसको समझ लें और आसानी से इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे 8वां तो हो गया, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए लगभग 40 शब्दों में। देखो बच्चों, पेपर में पता है क्या होगा, पेपर में आपसे कहा जाएगा कि 3 में से इन्हीं 2 के आंसर लिखने, लेकिन मैंने 4 पता है क्यों लिया है, ताकि एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं समझा सकूं आपको, ताकि प्रिपरेशन आपकी और भी अच्छी बने। ठीक है, तो चलो इन 4 में से हम किन्हीं 2 का उत्तर देते हैं। ना 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 ना, मैं तो आपको 4 समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो कोई सा भी आ सकता है। चलो देखो, ओके, तो चलिए बच्चों फटाफट से समझते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना, इससे आप अपने आप से भी रिलेट कर पाओगे रियल वर्ल्ड से। कैसे, देखो, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते, सूरदास के अनुसार बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप ना कोई एक खेल खेल रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, आपने 2-3 घंटे तक खूब बॉलिंग की है, खूब फील्डिंग की है, और जैसे ही आपकी बैटिंग का टाइम आया, ठीक है, सामने वाली टीम के किसी 2-4 बंदों ने क्या बोला कि भाई हम नहीं खेल रहे, हम फील्डिंग नहीं करेंगे, हम बॉलिंग नहीं करेंगे, है ना। अब वो रूट के साइड में बैठ गए, तो अब इससे क्या होगा, पूरा खेल बिगड़ जाएगा। आप कभी उसके साथ में खेलोगे नहीं, तो वही बताना है हमें। तो चलो, लेकिन सूरदास के अनुसार बताना है। ठीक है,
तो देखिए सूरदास के अनुसार, सूरदास जी कहते हैं कि कोई भी खेल हो उसमें समानता का भाव होता है। कोई भी जाति, धर्म, भाषा, किसी भी रंग, मोटा पतला, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सब समान होते हैं। इसीलिए जब कोई खेल में रूठ जाता है ना, तो उस साथी के साथ में कोई भी नहीं खेलना चाहता। क्यों? क्योंकि वो एक तो खेल में हार भी गया, अब हार के गुस्सा होके दूसरों को खेलने का अवसर भी नहीं देता, हार गया है, अब किसी को दांव भी नहीं दे रहा है। खेल में कोई हारता है तो कोई जीतता है। हारने वाले या फिर गुस्सा हुए खिलाड़ी दांव नहीं देना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है, पूरा खेल ही बिगड़ जाता है। जैसे आपको मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, पूरा खेल बिगड़ जाएगा फिर उससे, तो है ना। ये चीजें होती हैं, बस इसी तरीके से लिखना था आपको। चलो अब आता है सेकंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। सपना कवित के अनुसार स्वप्न में नायिका की प्रसन्नता का क्या कारण था, उसकी प्रसन्नता क्यों खो गई? तो बच्चों, जो सपना कवित है ना, इसमें नायिका क्यों भाई खुश थी और क्यों वो खुशी एकदम से दुख में बदल गई? तो देखो, नायिका ने स्वप्न में देखा, नायिका एक सुंदर से स्वर्णिम एक बेड, उस पे आराम से सो रही है और उसी समय उससे एक स्वप्न आता है। क्या स्वप्न आता है? कि सुखद वर्षा काल में उसके पूजनीय परम श्री कृष्ण उसके सम्मुख खड़े हैं और उससे झूला झूलने का आग्रह कर रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे सखी, आओ मेरे साथ झूला झूलो। नायिका इस प्रकार कृष्ण से मिलन के सुख के कारण प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी। ठीक है, कृष्ण जी के इस तरीके के आग्रह को देखकर नायिका फूली नहीं समा रही थी। ठीक है, जैसे ही नायिका झूला झूलने के लिए उठी, ठीक है, उसे लगा कि वो सपने में उठ रही है, लेकिन उसकी नींद असलियत में टूट जाती है। ठीक है, और जैसे ही नींद टूटी तो ना उसकी आंखों के आगे घन थे, ना ही घनश्याम, अर्थात कृष्ण से मिलन ना हो पाने के कारण उसकी प्रसन्नता खो गई और वो दुखी में बदल गई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया, इजी तरीके से। चलो अब इसका हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, मगध के माध्यम से जो हस्तक्षेप कविता है ये किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है? ठीक है, तो मगध जो है ना, मगध, इसके माध्यम से जो कविता है हस्तक्षेप, ये कौन सी व्यवस्था को दर्शाती है? आओ देख लेते हैं भाई, कौन सी व्यवस्था दर्शाई गई है। देखो, हस्तक्षेप कविता में मगध के माध्यम से कवि ने निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर संकेत किया है, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां पे किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है किसी के ऊपर। इस व्यवस्था में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह शासन व्यवस्था आम आदमी की आवाज दबाकर उसे कुछ कहने, कुछ करने का अवसर ना देकर, शांति भंग होने का डर दिखाकर अपनी निरंकुशता बनाए रखती है, यानी कि एकदम बहुत ही क्रूर तरीके से शासन करना। ठीक है, शांति भंग हो जाएगी, इस डर को लोगों में बना के रखना और शासन करना, इस पर यह आधारित है कविता। ठीक, चलो एक आखिरी क्वेश्चन है कविता वाला, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला है कि घर में वापसी कविता में, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कवि 5 सदस्य नहीं कहता, उन्हें 5 जोड़ी आंखें क्यों मानता है? ठीक है, तो क्यों मानता है वो 5 सदस्यों को 5 जोड़ी आंखें, तो क्यों मानता है? आओ देखो, कवि धूमिल ने अपने परिवार में 5 सदस्यों का उल्लेख किया है। वह कविता में उन्हें 5 जोड़ी आंखें इसलिए कहता है क्योंकि वे आंखों के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों कहता है? कि वो आंखों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई किसी से कुछ कहता तक नहीं, फिर भी उनकी आंखों में देखकर ही उनके हृदय में व्याप्त दुख, दर्द, प्रसन्नता सभी का वास हो जाता है। ठीक है, आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आंखों में देखकर ही हृदय में क्या चल रहा है, कितना दर्द, दुख है, प्रसन्नता है, सब पता चल जाता है। ठीक है, ये चीजें थी। अब पता है बहुत सारी बच्चों की ये शिकायत होगी कि सर जी हमारी जो पोएम्स हैं, ठीक है, हमारी जो कविताएं हैं वो तो है तकरीबन आई थिंक 6 से 7 हैं, लेकिन आपने तो 4 क्वेश्चन ये करवा दिए, 1 MCQ करवा दिया, 2 अभी प्रसंग व्याख्या हो जाएंगी। क्या इतना काफी है? नहीं काफी है इतना। मैं कहता हूं इतना काफी नहीं है आपके लिए। इसीलिए आपको मैं जब 5 से लेके 7 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा
कि हाँ सर अब इतना काफी है, काफी नहीं बहुत अच्छा हो गया अब हमारा, है ना, अच्छी प्रिपरेशन हो गई, अच्छी तैयारी हो गई हमारी। तो 5 से 7 सैंपल वर्क की वीडियोस के लिंक यहाँ पे आई बटन में आपको मिलेंगे, सारे के सारे सैंपल वर्क की वीडियोस के लिंक जरूर से देखना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। अब इस 10th क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि सर जी हमें सैप्रसंग व्याख्या करनी नहीं आती है, वो समझा दो एक बार। तो आज मैं आपको सैप्रसंग व्याख्या भी समझा दूंगा, ठीक है। देखो, निम्नलिखित काव्यांश में से किसी एक काव्यांश की सैप्रसंग व्याख्या लिखिए, किसी एक की। तो आपको पहले से पढ़ना होगा इसके लाइन को, ठीक है, इसके एक एक वर्ड को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो क्या है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, यानी कि पहाड़ों के शिखर पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, मैंने बादल को घिरते देखा है, ठीक है। आगे कवि कहते हैं, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषंततु खोजते हंसों को तिरते देखा है, मैंने बादलों को घिरते देखा है। तो कविता कौन सी है, बादल को घिरते देखा है। तो चलो पहले इसके सैप्रसंग व्याख्या करेंगे, फिर कवि जी वाले की। चलो बच्चों देखो, अब जो भी आप सैप्रसंग व्याख्या करें तो सबसे पहली बात आप ये याद रखें, ठीक है, सबसे पहली बात कि जिसकी भी आप व्याख्या करें उसके शुरुआत के 3 से 4 वर्ड और एक इस तरीके की लाइन डाल के आखिरी के 3 से 4 वर्ड लिख दें। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है, ठीक है ना, उसको ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपने किस काव्य की व्याख्या की है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है बच्चों संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में आपको ये बताना होता है कि ये जो लाइनें हैं, ठीक है, इसके ये किस काव्य से ली गई हैं और इसके कवि कौन है। आप सीधा सीधा देख सकते हैं, काव्य है बादलों को घिरते देखा है, कवि का नाम है नागार्जुन वर्मा। लेकिन एक अच्छा इफेक्ट एग्जामिनर पे डालना है, तो कैसे, प्रस्तुत पंक्तियां, या फिर जो आपके कॉपी चेकर होते हैं ना, तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 11 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के काव्य बादल को घिरते देखा है से अवतरित है, जिसके कवि नागार्जुन वर्मा जी। अब जब ये एग्जामिनर कॉपी चेकर आपकी ये लाइन देखेगा ना, तो इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ बच्चे को हिंदी की काफी अच्छी नॉलेज है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें। अब दूसरी बात आपको लिखनी है प्रसंग में। प्रसंग में क्या लिखना है कि ये जो हमारी लाइनें हैं ना, ये वाली लाइन है, आखिर इन लाइनों में, या फिर ये कह लीजिए कि हमारा ये जो पैसेज है, ठीक है ना, पोयम का ये जो है पद्यांश कह लीजिए, काव्यांश, तो इसमें बेसिकली वो संदेश क्या छुपा है वो हमें बताना है। तो क्या संदेश है, इस प्रसंग में कवि बताते हैं कि उन्होंने हिमालय पर्वत की स्वच्छ और निर्मल चोटियों पर बादलों को घिरते देखा है। कवि बादल के सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन करता है। ओके, तो चलो एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। देखो अब आएगी हमारी व्याख्या। व्याख्या में क्या करना है, जो जो लाइन आपने पढ़ी उसकी एकदम वर्ड टू वर्ड व्याख्या कर दो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है व्याख्या में। कविता के इस प्रथम छंद में कवि ने हिमालय की चोटियों की व्याख्या की है, ठीक है। कवि कहते हैं कि किस तरह से हिमालय की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी रहती हैं और बड़ी ही सुंदर लगती है। उन्हें देखने वाले एक पल भी अपनी पलकें नहीं झपकाते हैं। कवि ने बादल के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए स्वच्छ, निर्मल, धवल, छाए हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों का प्रयोग करके कवि ने बादल की शीतलता और निर्मलता को भी व्यक्त किया है। कवि हिमालय की चोटियों के बारे में कहते हैं कि हिमालय की चोटियां धूप के कारण बहुत ज्यादा उज्जवल नजर आ रही हैं, बहुत चमक रही हैं और बर्फ के कारण सुंदर भी दिख रही हैं। इतना ही नहीं, ओस की बूंदें कवि को छोटे छोटे मोतियों के समान लगती हैं, और जब ये छोटी छोटी ओस की बूंदें कमलों के फूलों पर गिरती हैं तो पूरे कमल के फूल का सौंदर्य ही बदल जाता है। कवि ने इन सभी दृश्यों का मन खोलकर आनंद लिया
और उसी आनंद को कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा छंद जो है, इसमें कवि ने हिमालय प्रदेश में बादलों के अलावा वहां के जल में रहने वाले हंसों के विषय में भी बताया है। कवि कहते हैं कि किस तरह से हंस तालाबों में तैरते हैं, उनके तैरने पर तालाब का सौंदर्य बिल्कुल ही बदल जाता है। जब भी लोग तालाब की ओर देखते हैं तो तालाब में मौजूद हंस लोगों की आंखों का आकर्षण बन जाते हैं। एक बार जो हंस हिमालय पर्वत की झील एवं नदियों में पहुंच जाते हैं, वे कभी वापस कहीं और जाने का मन नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमालय की सुंदरता न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि हंसों को भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कवि ने इस कविता में बादलों को गिरते देखा कविता में बादलों के अलावा किस किस का वर्णन किया है, या फिर हंसों के विषय में क्या कहा गया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद कर लेना। देखा बच्चों, व्याख्या हो गई। अब शुरुआत होगी साहित्यिक सौंदर्य की। ठीक है, चौथे पॉइंट में आ जाएगा आपका साहित्यिक सौंदर्य। तो साहित्यिक सौंदर्य में देखो क्या क्या याद रखोगे, भाषा, रस, छंद, गुण और अलंकार। तो भाषा लिख देना, एक तो लिख देना सरल और सहज है। ठीक है, सरल और सहज है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। या फिर अगर आपको पता है कि कैसी है तो तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली, अद्भुत रस है, मुक्त छंद है, प्रसाद गुण है और अनुप्रास अलंकारों का बहुत ज्यादा उपयोग है। अगर आप पहचान पाते हो कि किस लाइन में अनुप्रास अलंकार है तो वो भी लिख देना। तो इससे तो भाई एग्जामिनर पे बहुत ज्यादा, कॉपी चेकर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ऐसे करके हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमारी जो पोयम थी वो हमने पूरी कर ली। अब इस पोयम को, ठीक है, पोयम कह लीजिए, कविता कह लीजिए, पद है बेसिकली कवि जी का अरे इन दोहू न रहा ना पाई। इसको मैंने ऑलरेडी आपको मिड टर्म का जो एग्जाम हुआ था उसमें समझा रखा है, लेकिन फिर भी आपको इसका मैं रिवीजन करवा दूंगा, चिंता मत करो। देखो क्या लिखा हुआ है, अरे इन दोहू न रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बैस्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केड़ी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाया धोया धोई चढ़वाई, सब सखियां मिल जीवन बैठी घर घर करे बढ़ाई, हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो साधु, कहे कबीर सुनो भाई, साधु कौन रहा है जाए। ठीक है, तो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की ही यहाँ पे उन्होंने बेसिकली व्याख्या की है। ठीक है, तो चलो इसकी भी व्याख्या हम कर लेते हैं सह प्रश्न के साथ में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले शुरुआत के 3 से 4 वर्ड, अरे इन दोहू न रहा न पाई, डैश 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 रहा को है जाए। तो इससे पता चल जाएगा आपने किसकी व्याख्या की है। संदर्भ, तो भाई प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 11 के हिंदी विषय के काव्य या फिर हिंदी विषय की किताब जो अंतरा है इसके काव्य अरे इन दोहू न रहा न पाई से अवतरित है, जिसकी कवि कबीरदास है। प्रसंग में क्या बताया गया है, तो प्रस्तुत पद कबीर के बीजक संग्रह से उद्घट है और इस पद में हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में व्याप्त कर्मकांड एवं बाहरी आडंबरों का विरोध किया गया है। ठीक है, तो अब आ जाएगी इसकी व्याख्या। तो कबीर जी कहते हैं कि ये दोनों हिंदू और मुसलमान अज्ञानतावश बिना ज्ञान के जो बाहरी कर्मकांड हैं इनको वास्तविक धर्म मान बैठे हैं। इन्हें धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और वास्तव में ये दोनों ही पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। कबीर जी हिंदुओं को विषय में कहते हैं कि ये वर्ण भेद में तो विश्वास रखते हैं। कबीर जी हिंदुओं के बारे में कहते हैं कि ये लोग वर्ण भेद में तो विश्वास रखते हैं, जिसमें उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति को अस्पृश्य मानता है और उन्हें अपने बर्तन यानी कि पात्र को छूने नहीं देता है। तो वहीं दूसरी ओर ये स्वयं वैश्या जैसे वैश्या मगन कार्यों में, निम्न कार्यों में लिप्त रहते हैं। तात्पर्य यह है कि हीन कर्मों में लीन है, बस श्रेष्ठ होने का केवल दिखावा करते हैं। हिंदू की बात हो गई। अब मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं, तो कबीर जी मुसलमानों की दशा भी कहते हैं कि कुछ अलग नहीं है, ये भी दिखावा करते हैं। पीर औलिया बनकर माया मोह से दूर हैं ये कहते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपनी वासना के आगे विवश है, केवल अपने स्वाद के लिए मांसाहार और जीव हत्या करते हैं। कबीर कहते हैं जीव हिंसा करने वाले खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं। साथ ही समाज की नीतियों के प्रतिकूल रक्त संबंधों में विवाह करते हैं। ये दोनों ही सत्य की राह से भटक चुके हैं, इस प्रकार इन दोनों को कदापि ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से।
अब भाई साहित्यिक सौंदर्य क्या बताओगे? तो लीजिए, साहित्यिक सौंदर्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो कबीर का समाज सुधारक रूप दृष्टव्य है, भाषा सरल सहज है, शब्द चयन भावपूर्ण भावानुकूल है, गेय पद शैली है, गुण माधुर्य है, अलंकार हो गए सदुकड़ी भाषा का। कबीर जी के बारे में आ जाए तो सदुकड़ी भाषा है, सरल सहज अभिव्यक्ति है, ऐसी बातें लिखनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन 8, 9, 10, ये तीनों क्वेश्चन किससे संबंधित थे? काव्य से संबंधित। अब जो आगे के 3 क्वेश्चन आएंगे 11, 12, 13, ये होंगे आपके अध्याय से संबंधित। ठीक है, और सेम पैटर्न है आपका अध्याय के लिए जैसा काव्य का है। ओके, तो रेडी हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप देख लेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे दिया गया है। ठीक है, पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। देखो बच्चों,